Hello students, I am Dr. Kavita Gautam, Associate Professor in Home Science, Government Girls College, चौमू। बच्चों, मैंने आपको अभी तक बाल विकास के विभिन्न अध्यायों का वर्णन किया है। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जन्म पूर्व विकास। बालक का विकास जो हमें बालक जन्म के समय नज़र आता है, उसके विकास की प्रक्रिया उससे काफ़ी पहले आरंभ हो चुकी होती है। जब एक डिंब एक शुक्राणु से मिलता है और दोनों के केंद्रक मिलकर एक नए केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, वहीं पर जीवन का आरंभ हो जाता है। ये सब मैंने आपको पिछली कक्षा में भी समझाया था। अब हम बताते हैं कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सब प्रक्रिया होती है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्त्री प्रजनन अंग। स्त्री प्रजनन अंग की संरचना समझना बहुत आवश्यक है, तभी आपको समझ में आएगा कि डिंब कहाँ से निकलता है, कैसे विकसित होता है, कहाँ निषेचन की प्रक्रिया होती है, कहाँ बालक का विकास होता है। तो ये हमारे स्त्री के उदर गुहा में अवस्थित होता है हमारा स्त्री प्रजनन अंग। इसमें देखिए जो मुख्य है, जहाँ पे यूट्रस लिखा हुआ है बच्चों, ये गर्भाशय की मुख्य गुहा है। इसी के अंदर बालक का विकास होता है। इसकी जो दोनों तरफ भुजाएं सी दिख रही हैं, ये अंडवाहिनी नलिका कहलाती हैं। अंडवाहिनी नलिका का कार्य होता है अंड का वहन करना, और ये दोनों तरफ जो दो संरचना लटकी हुई सी दिखाई दे रही हैं, ये होती हैं डिंबाशय। इस डिंबाशय के अंदर ही सारे डिंब होते हैं। जब भी कोई शिशु जन्म लेता है, जो लड़की होती है, उसके डिंबाशय में उसके जीवन पर्यंत जितने भी डिंब उत्सर्ज होंगे वो सब अवस्थित होते हैं। उससे भी कई करोड़ गुण ज़्यादा डिंब अवस्थित होते हैं, लेकिन वो सब अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। तो प्रत्येक, आप देखिए ये दो डिंबाशय है, तो इसको हम कहेंगे एक दायां है और एक बायां डिंबाशय है। तो स्त्री का जो मासिक धर्म होता है प्रति माह, उसमें एक माह के अंदर एक डिंब से दाएं या बाएं से, और दूसरे महीने में उसके विपरीत वाले डिंबाशय से एक डिंब का निकलता है, या उसको हम कहते हैं डिंबोत्सर्जन होता है। अब ये देखिए, मैंने अगली स्लाइड के ऊपर आपको जो चित्र दिखा रही हूँ उसको देखिए कि क्या होता है बच्चों, कि डिंबाशय के आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो ढेर सारे डिंब होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। प्रत्येक माह उसमें से कुछ डिंब, लगभग 250 के करीब डिंब परिपक्व होना शुरू होते हैं। जैसे हम लोग किसी पपीते का पेड़ लगाते हैं तो खूब सारे बीज डालते हैं, लेकिन उनमें से पौधे 2-3 ही निकलते हैं। तो इसी तरह से परिपक्व तो बहुत सारे होना आरंभ होते हैं, लेकिन अंततः केवल एक ही परिपक्व हो पाता है। और ये परिपक्व होने की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो डिंब परिपक्व होता है वो एक आवरण में होता है, इसे सिस्ट कहते हैं। ये जो सिस्ट होती है, ये धीरे धीरे आवरण इसका बढ़ता जाता है और ये डिंबाशय की सतह की ओर बढ़ता जा रहा है, जैसे कि इस चित्र में दिखा रहे हैं। पहले छोटा है, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, बड़ा होता होता ये डिंबाशय की सतह पे आता है। डिंबाशय की सतह पर निकल के गुंबद के आकार सा आगे निकल आता है, और जब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा आकार बढ़ता जाएगा तो क्या होगा बच्चों, उसका विस्फोट हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो कवच है उसका विस्फोट हो जाता है, और अंड जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। ये देखिए, आपको जहाँ पे ओव्यूलेशन लिखा हुआ है उसके आगे देखिए छोटा सा अंड या डिंब निकला है। जैसे ये डिंब बाहर निकलता है, अंडवाहिनी नलिका के जो बाहरी छोर है, जो कि उंगली की जैसी संरचना होती है, ये लगातार गति करती रहती है। इसकी वजह से डिंब उसमें आकर्षित होता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये वो स्थान है बच्चों जहाँ पर निषेचन की सामान्य अवस्था में निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अब ये निषेचन की प्रक्रिया जैसे होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद मैंने बताया, निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है,
आगे के चित्र में मैं आपको और दिखाऊंगी। ये देखिए, वापस पुनः उसी चित्र पे पहुंच गए हैं। इसमें जो होता है, देखिए ऊपर जो दिखा रहे हैं वो ये है कि देखिए एक शुक्राणु ने उसके अंदर प्रवेश किया तो वो एक विभाजन उसका आरंभ हो जाता है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और कोशिका विभाजन के साथ साथ ये इस तरह से उसका आकार भी बढ़ता जाता है और कोशिका की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब ये निषेचन के पश्चात ये डिंब या कोशिकाएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। ये धीरे धीरे देखिए अंडवाहिनी नलिका में बढ़ती जाती हैं। तीर के निशान से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये गर्भाशय की मुख्य गुहा की ओर जाती है, ठीक है। और गर्भाशय की मुख्य गुहा में जब ये पहुंच जाता है तब तक इसका आकार काफ़ी बढ़ गया होता है और ये कोशिकाओं का एक समूह होता है और ये जो इसकी निकटस्थ भित्ति होती है उसके अंदर धंस जाता है। और वहाँ पर जैसे क्या होता है कि बच्चों, कोशिकाओं का जो समूह होता है इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे से निकल आते हैं, अंकुर से निकल आते हैं। उन अंकुर की मदद से ये गर्भाशय की भित्ति के अंदर धंस जाता है। और कब तक धंसता रहता है? जब तक कि ये माता की किसी अंडवाहिनी नलिका से ना मिल जाए। वहाँ पर ये रोपित हो जाता है, मतलब गर्भाधान की प्रक्रिया वहाँ पर पूर्ण हो जाती है। इसे थोड़ा और समझाने के लिए और स्पष्ट बताने के लिए मैं अगली स्लाइड आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इस चित्र में मैंने आपको बताने की चेष्टा की है कि देखिए ये देखिए बच्चों, एक डिंब है, ये गोल जो शिशु के जस्ट ऊपर है, जिसके ऊपर चारों तरफ नीला आवरण है। इसमें देखिए ये एक डिंब है। इस डिंब को चारों तरफ से बहुत से शुक्राणु घेरते हैं। बेटा, इस डिंब के ऊपर एक रक्षात्मक आवरण होता है। उस आवरण को नष्ट करने के लिए शुक्राणु के सिर की ओर अवस्थित एक एंजाइम होता है जो कि इस आवरण को नष्ट करता है। तो बहुत सारे शुक्राणु जो हैं इस कवच को भेदने में नष्ट हो जाते हैं और अंततः कोई एक शुक्राणु ही इस डिंब में प्रवेश कर पाता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, दोनों के अलग अलग केंद्रक होते हैं जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। दोनों के केंद्रक आपस में मिलते हैं, केंद्रक मिलकर नया केंद्रक निर्माण करते हैं जिसके अंदर 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। एक माता से आया, एक पिता से आया, एक डिंब में था मतलब, और एक शुक्राणु से आया है। जैसे ये प्रक्रिया पूर्ण होती है, इसको हम कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही कोशिका में विभाजन शुरू हो जाता है। वो एक से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं और इस तरह से कोशिका का विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोशिका की विभाजन प्रक्रिया आप देखिए, संपूर्ण चित्र में दिखा रखा है मैंने ये कि ऐसे कोशिका विभाजन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे इस तरह से शिशु का निर्माण होता है। तो इस तरह से निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे ही ये इस पूरी प्रक्रिया में अंडवाहिनी नलिका के बाहरी छोर पे हुआ था निषेचन की प्रक्रिया, और धीरे धीरे अंडा जो है मुख्य गुहा की तरफ आता है और आके गर्भाशय में की गुहा के अंदर स्थापित हो जाता है। जब वो स्थापित हो जाता है तब वो गर्भाधान की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है। अब बच्चों, जो शिशु का विकास होता है निषेचन से लेकर उसके जन्म तक का जो काल है, इसको हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। इनको हम जन्म पूर्व विकास की 3 अवस्था भी कहते हैं। ये 3 अवस्था में है। पहली अवस्था है डिंबावस्था, जिसे कहते हैं पीरियड ऑफ ओवम। डिंब क्या है? अंडा है।
तो जैसे आप जानते हैं कि अंडे के अंदर आपने अंडा देखा है, चित्र में भी देखा है, जो लोग खाते हैं उन्होंने वैसे भी देखा है कि अंदर उसके अंदर एक पीले रंग का भाग होता है, योक होता है। मतलब अंडा जो होता है कोई स्वतंत्र जीव होता है। तो डिंबावस्था कब तक होती है? जब तक कि निषेचन के पश्चात भी डिंब एक स्वतंत्र जीव की तरह जैसे रहता है, तब तक वो कहलाता है डिंबावस्था। ये अवस्था बेटा निषेचन से आरंभ होकर लगभग 14 दिन तक होती है। क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि अंडवाहिनी नलिका के बाहरी छोर पर निषेचन हुआ, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कोशिका विभाजन के साथ साथ ही ये निषेचित डिंब धीरे धीरे गर्भाशय की मुख्य गुहा की ओर बढ़ता चला जाता है और इसके अंदर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे कोशिका विभाजन होता है। जब एक छोटा सा पिंड होता है तभी इसके अंदर एक खाली स्थान बन जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी बाहरी सतह और आंतरिक सतह को हम विभेदन कर सकते हैं और 7वें या 8वें दिन से इसकी बाहरी सतह के ऊपर छोटे छोटे अंकुर खूंटे से निकल आते हैं और ये धीरे धीरे गर्भाशय की मुख्य गुहा में प्रवेश करता रहता है। देखिए इस चित्र के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि ये पूरा सबसे ऊपर 1 से 2 कोशिका विभाजन दिखा रहे हैं जिसको जाइगोट के नाम से लिखा था, और उसके बाद जो अगली चरण है उसमें खूब सारे कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह गर्भाशय की मुख्य गुहा में घुस गया है और इसके अंदर ये अंकुर से विकसित हो गए हैं। इन अंकुरों की वजह से ये गर्भाशय की भित्ति के अंदर धंस जाता है और माता की रक्त वाहिनी में मिल जाता है। माता की रक्त वाहिनी से मिलते ही ये माता से पोषण लेना शुरू कर देता है और इसका स्वतंत्र जीवन समाप्त हो जाता है। स्वतंत्र जीवन समाप्त होते ही पिंडावस्था आरंभ हो जाती है। पिंडावस्था क्या है? पिंडावस्था में अब बालक या गर्भस्थ शिशु जो है वो पूर्णतः माता के ऊपर आश्रित हो जाता है। ठीक है, अब माता के ऊपर आश्रित हो जाता है मतलब माता से के रक्त से ही वो पोषण लेता है, माता के रक्त से ही वो ऑक्सीजन लेता है और सारा जो भी उसकी आवश्यकता होती है वो माता के उससे पूर्ण होती है। पिंडावस्था जो होती है तो इस तरह से 14 दिन से, निषेचन के 14 दिन से आरंभ होकर 2 माह तक की अवस्था होती है। ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है बच्चों, क्योंकि इस अवस्था में हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनका आरंभ होता है, उनका निर्माण आरंभ होता है, उनकी नींव रखी जाती है। जब तक वो रोपित हुआ था वो टोटल एक पिंड सा था। अब पिंडावस्था के अंदर क्या होता है कि कोशिकाओं का विभाजन, विभेदीकरण शुरू हो जाता है कि इस कोशिकाओं के इस समूह से सिर का हिस्सा बनेगा, इससे हाथ बनेंगे, इससे पैर बनेंगे, इससे धड़ का हिस्सा बनेगा, इससे हमारा हृदय का निर्माण होगा, इससे कान का निर्माण होगा, इससे आँख का निर्माण होगा। पिंडावस्था हमारे सारे अंगों का नींव रखी जाती है, आरंभ होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में अगर कोई भी समस्या होती है तो बालक के जिस अंग का निर्माण हो रहा था उसमें विकृति होने की संभावना होती है। तो इसे हम कहते हैं पिंडा अवस्था। दो माह से आरंभ होकर जन्म तक जो अवस्था है वो कहलाती है भ्रूणावस्था। मतलब 2 माह से लेकर 9 माह तक की अवस्था जो है वो भ्रूणावस्था कहलाती है। भ्रूणावस्था में बेटा पिंडावस्था के दौरान जिन अंगों का निर्माण शुरू हुआ था भ्रूणावस्था के अंदर, वो सभी अंगों का निर्माण पूर्ण हो जाता है, अच्छी तरह से विकसित हो जाता है और 9 माह के पश्चात एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो पाता है। तो ये 3 चरण कहलाते हैं डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। इन 3 अवस्थाओं में हमारे जन्म पूर्व विकास की अवस्थाएं हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी बेटा। इसका जो अगला भाग है उसके अंदर मैं प्रत्येक माह के अंदर कैसे विकास होता है, शिशु कैसा दिखता है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों।